हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपके ऑलमोस्ट 80 to 90 वर्ड्स क्लियर होने वाले हैं वोकेबलरी में। उसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि इसका PDF आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब PDF की बात आई है तो इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिए। ये होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा। आगे है कि इस तरह के और क्वेश्चंस आप लोग कहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं, हम लोग ये भी जानेंगे। देखिए, जो PDF है इसका, वो हमारा टेलीग्राम चैनल है क्वेश्चन बॉक्स के नाम से ही, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF। दूसरा, इस तरह के और क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जो कि है questionbox.co.in। वहाँ पर जा करके सेक्शनल मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला फ्रेज है ओवरली कंसर्न विद माइन्यूट डिटेल्स और फॉर्मलिज्म। देखिए, ओवरली होता है ज़्यादा या फिर हद से ज़्यादा। हद से ज़्यादा जो चिंतित हो छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में या फिर छोटी छोटी जो औपचारिकताएं हैं उनके बारे में, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? ब्लास्फेमी, रैप्सोडिक, या फिर बोहेमिया, या फिर बहेमिया, या फिर पेडांटिक। देखिए, ब्लास्फेमी होता है ईश निंदा, और रैप्सोडिक होता है हाईली इमोशनल, जो हद से ज़्यादा भावुक हो। बहेमिया होता है ए पर्सन हु लिव्स एन अनकन्वेंशनल लाइफ, जो कि गैर पारंपरिक जीवन, जैसे कि हम लोग परंपराओं के साथ जी रहे हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, तो वो जीता है गैर पारंपरिक जीवन, बहेमिया बोलते हैं उसको। वहीं पेडांटिक होता है जो कि छोटी छोटी डिटेल्स में और छोटी छोटी जो डिस्क्रिप्शन है उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है कि कहीं गलती ना हो जाए, तो इसको हिंदी में पंडिताऊ भी बोला जाता है। आइए अब डिक्शनरी से इनकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही आपके काम आने वाली है और वही आपको बेनिफिट भी करेगी। ब्लास्फेमी होता है राइटिंग और स्पीकिंग अबाउट गॉड, ईश्वर के बारे में लिखना या बोलना इन अ वे, इस तरीके से दैट शोज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, जो कि सम्मान की कमी को दर्शाता है। रैप्सोडिक होता है हाईली इमोशनल, हद से ज़्यादा जो भावुक हो। बहेमिया एन अनकन्वेंशनल लिविंग स्टाइल, जो कि गैर पारंपरिक जीवन जीने का तरीका है, उसको बहेमिया बोला जाता है। और पेडांटिक होता है टू वरीड अबाउट रूल्स और डिटेल्स, जो कि नियमों और डिटेल्स के बारे में को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हो। तो अपना जो आंसर है किसका? ओवरली कंसर्न विद माइन्यूट डिटेल्स और फॉर्मलिज्म, जो कि माइन्यूट छोटी छोटी डिटेल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, वो होगा पेडांटिक। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वन दैट कैन नॉट बी हार्म्ड वुंडेड। वुंड होता है घाव और वुंडेड होता है घायल होना, तो जिसको के नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता या फिर जिसको के घायल नहीं किया जा सकता, वो व्यक्ति होगा कौन? मोर्टल, मिस्टिक, इनवल्नरेबल, या फिर बिगट। मोर्टल होता है नश्वर, जैसे कि हमारा शरीर मोर्टल है, एक दिन ख़त्म हो जाना है ये। वहीं मिस्टिक होता है रहस्यवादी, और इनवल्नरेबल होता है जिसको के चोट ना पहुंचाई जा सके, जिसको के किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाया जा सके। वल्नरेबल तो वो हुआ जिसको आप हानि पहुंचा सकते हैं, और उसका एंटोनिम होगा इनवल्नरेबल। तो अपना आंसर भी यही होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है? वन दैट कैन नॉट बी हार्म्ड और वुंडेड। अगला है बिगट। बिगट होता है कट्टर, जिसके के विचार बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं और फ्लेक्सिबल नहीं होते एकदम, मतलब जिसने जो सोच लिया उसकी ओपिनियन से, उसकी जो राय है, धारणा है, उससे डिफर अगर कोई बात होगी तो उसमें वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, समझ लीजिए बिगट होता है कट्टर। आइए डेफिनेशन समझते हैं। मोर्टल दैट कैन नॉट लिव फॉर एवर एंड मस्ट डाई, ऐसा कुछ जो कि हमेशा जीवित नहीं रह सकता और जो कि मरेगा ही मरेगा। मिस्टिक अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज और हर लाइफ डेवलपिंग हिज और हर स्पिरिट एंड कम्युनिकेटिंग विद गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी जो जीवन है वो व्यतीत करता है, अपनी जो आत्मा है उसको डेवलप करने में, उसका विकास करते हुए और ईश्वर से संवाद करते हुए। इनवल्नरेबल, इम्पॉसिबल टू हार्म और डैमेज, जिसको के नुकसान पहुंचाना या फिर क्षतिग्रस्त करना, डैमेज होता है क्षतिग्रस्त करना, असंभव हो। इम्पॉसिबल मतलब असंभव। बिगट अ पर्सन विद वेरी स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीव्स और ओपिनियंस एंड हु विल नॉट लिसन टू और एक्सेप्ट अ डिफरेंट ओपिनियन, एक ऐसा व्यक्ति जिसके की बहुत ज़्यादा मजबूत और अनरीजनेबल होता है, अतार्किक विश्वास या फिर धारणाएं हैं, विचार हैं, एंड जो नहीं सुनेगा या फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा जो उससे भिन्न ओपिनियन होगी।
उसको बोला जाता है बिगट या फिर कट्टर। तो अपना आंसर है इनवल्नरेबल। नेक्स्ट है ए पब्लिकेशन कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल और मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, एक ऐसा प्रकाशन जिसमें कि एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें होती हैं, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर जो मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो उसको क्या बोला जाता है। सबसे पहला है एलेगरी, दूसरा है बेन, तीसरा है कॉन्स्क्रिप्शन और चौथा है एल्मनाक। देखिए एलिगरी होता है प्रतीक कथा, एक ऐसी कहानी जिसमें के मतलब प्रतीकों के माध्यम से जो कैरेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। बेन होता है श्राप, और कॉन्स्क्रिप्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कंपलसरी एनलिस्टमेंट, अनिवार्य सैन्य भर्ती। और एल्मनैक आपका आंसर है। इसका मतलब होता है एक ऐसा प्रकाशन जिसमें कि ग्रहों या फिर अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी जिसमें जानकारी होती है उसको बोला जाता है एल्मनैक। आइए डेफिनेशन समझते हैं। एलिगरी अ स्टोरी, कोई कहानी, कोई प्ले, पिक्चर आदि, इन विच जिसमें ईच कैरेक्टर और इवेंट या जिसमें हर पात्र या फिर हर जो घटना हुई है इज अ सिंबल, कोई प्रतीक है, रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया और अ क्वालिटी सच एज ट्रूथ, ईविल, डेथ एटसेट्रा। द यूज ऑफ सच सिंबल्स, ये अलग है और यहाँ तक अलग है। द यूज ऑफ सच सिंबल्स मतलब इस प्रकार के जो सिंबल्स हैं उनका यूज करना एलिगरी कहलाता है। वहीं बेन होता है समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल एंड मेक्स समवन अनहैप्पी, तो ऐसा कुछ जो किसी के लिए परेशानी क्रिएट करता हो और किसी को या फिर उसको दुखी करता हो। कॉन्स्क्रिप्शन कंपलसरी एनरोलमेंट फॉर सर्विस इन अ कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेज, कि जो देश की आर्म्ड फोर्सेज हैं उनमें सेवा के लिए अनिवार्य रूप से भर्ती होना कॉन्स्क्रिप्शन कहलाया जाता है। एल्मनैक होता है ए बुक पब्लिश्ड एवरी ईयर दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, द फेजेस ऑफ द मून एटसेट्रा, एक ऐसी बुक जो कि हर साल प्रकाशित होती है और जिसमें इस प्रकार की सूचना होती है कैसी कि मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, जिसमें ग्रहों का जो घूमना है, मूवमेंट है, चाल है, उससे संबंधित, या फिर जो मून के फेजेस रहने वाले हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है। तो अपना जो आंसर है वो भी एल्मनैक ही है। आगे बढ़ते हैं। किलिंग वंस फादर, अपने पिता की हत्या, वो क्या होगी। इंसेक्टिसाइड, सुइसाइड, टायरेनिसाइड या फिर पैट्रिसाइड। देखिए इंसेक्ट होते हैं कीड़े मकोड़े, तो जो कीटनाशक होता है वो होता है इंसेक्टिसाइड। सुसाइड तो होता ही है खुद की हत्या। और टायरेनिट्रेंट होता है निरंकुश शासक, तो तानाशाह की हत्या हो जाएगी ट्रेनिसाइड। और पैट्रिसाइड होता है पिता की हत्या। तो पैट्री, मैट्री और फ्रैट्री, ये तीन चीज़ें हैं। पैट्री पिता, मैट्री माता और फ्रैट्री होता है शायद से ब्रदर। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आइए डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। इंसेक्टिसाइड केमिकल्स यूज टू कंट्रोल इंसेक्ट्स, वो उस प्रकार के रसायन जो कि कीटों को रोकने के लिए, उनकी वृद्धि रोकने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सुसाइड आत्महत्या। द किलिंग ऑफ ट्रेंट होता है ट्रेनिसाइड। फिर उसके बाद पैट्रिसाइड है द क्राइम ऑफ किलिंग वंस फादर, अपने पिता की हत्या करना। आंसर पैट्रिसाइड ही है। आगे बढ़ते हैं। ए सब्सटेंस फॉर किलिंग एल्गी, एल्गी होता है शैवाल और फंगी होता है फफूंद। तो एल्गी को किल करने के लिए, मारने के लिए यूज़ किया जाने वाला सब्सटेंस उसको क्या कहते हैं। एल्गीसाइड, प्रिप्यूस, फंगीसाइड या फिर रुथेनियम। एल्गीसाइड होता है जो कि एल्गी को मारने के लिए यूज़ किया जाए, तो अपना आंसर भी यही है। लेकिन बाकी को भी समझ लेते हैं। प्रिप्यूस होता है, ये एक्चुअली टेक्निकल टर्म है फोर स्किन के लिए। फोर स्किन क्या होती है। द पीस ऑफ स्किन दैट कवर्स द एंड ऑफ मेल सेक्सुअल ऑर्गन, जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन है उसके आगे की तरफ जो स्किन होती है उसको फोर स्किन बोला जाता है और उसी का टेक्निकल टर्म है प्रिप्यूस। फंगीसाइड, फंगी को मारने के लिए यूज़ किया जाता है, फंगी होता है फफूंद। और रुथेनियम एक प्रकार का कोई केमिकल एलिमेंट है। आइए अब चलते हैं इनके डेफिनेशंस की तरफ। एल्गीसाइड द केमिकल सब्सटेंस फॉर किलिंग एंड प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ एल्गी, एल्गी की ग्रोथ रोकने के लिए और उसको मारने के लिए, नष्ट करने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है वो होता है एल्गीसाइड। प्रोप्यूस टेक्निकल टर्म फॉर फोरस्किन, फोरस्किन को हम डिस्कस कर ही चुके हैं। फंगीसाइड किलिंग ऑफ फंगी। और रुथेनियम होता है ए रेयर सिल्वर ग्रे मेटेलिक एलिमेंट दैट इज हार्ड, ब्रिटल एंड वेरी रेजिस्टेंट टू कोरोजन। कोरोजन होता है क्षरण और या फिर बोल दीजिए उसको जर लगना। तो ये एक प्रकार का मेटल है। तो अपना जो आंसर है वो है एल्गीसाइड। आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन मटेरियल गेन्स एंड इज हॉस्टाइल टू आर्ट
और कल्चर। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल मटेरियल गेन्स में ही इंटरेस्टेड है और विरोधी है किसका, साहित्य और कला का, तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्शनिस्ट, सेज, फिलिस्टीन या फिर एगहेड। सभी की डेफिनेशन भी समझेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको हिंदी मतलब बता देता हूँ। परफेक्शनिस्ट होता है जो हर चीज़ परफेक्ट चाहे, जो जिसमें कि अगर कोई भी कमी लगेगी उसको तो वो बताएगा कि भैया ये परफेक्ट नहीं है। उसके बाद में सेज होता है साधु, फिलिस्टाइन होता है हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड कल्चर, एक ऐसा व्यक्ति, अशिक्षित मनुष्य इसको बोला जाता है। और एगहेड होता है बहुत ज़्यादा मतलब विद्वान व्यक्ति। आइए डेफिनेशन से समझते हैं। परफेक्शनिस्ट, अ पर्सन हु ऑलवेज डज थिंग्स एज वेल एज ही और शी पॉसिबली कैन एंड हु एक्सपेक्ट्स अदर्स टू डू द सेम। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा बहुत अच्छे से चीज़ें जितने अच्छे से वो कर सकता है वैसे करता है और दूसरे लोगों से भी ऐसी ही उम्मीद करता है कि वो भी उतने ही परफेक्ट तरीके से करें। सेज, वाइज स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेट एक्सपीरियंस। साधु या फिर कोई बुद्धिमान व्यक्ति, साधु भी तो वही होते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं और जिनको के ग्रेट एक्सपीरियंस के बाद में नॉलेज मिलती है। फिलिस्टाइन, अ पर्सन who does not like, understand और enjoy the beauty of art, literature, music, etc. मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है मैं अपने पिछले 3-4 लेक्चरों में कम से कम 20 बार इस फेलिस्टाइन को डिस्कस कर चुका हूँ। आप ये मान के चलिए हर दूसरे तीसरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन में ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो इसको तो आप गांठ बांध लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जिसको के आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर इस तरह की चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट ना हो और जो इन सब चीज़ों को पसंद ना करता हो। एगहेड मैंने बता ही दिया, कोई विद्वान। एन इंटेलेक्चुअल, कोई बुद्धिजीवी। तो अपना जो आंसर है वो है फेलिस्टाइन। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर एंसेस्टर्स थ्रू टाइम। मानव जाति या फिर मानवों का अध्ययन और उनके जो यानी कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं समय अंतराल पर उनका अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी या फिर एथनोलॉजी। देखिए एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव शास्त्र जिसमें कि मानव का जो भी इतिहास रहा है उसके बारे में पढ़ा जाता है। वहीं फिजियोलॉजी होता है शरीर क्रिया शास्त्र, फिजियोथेरेपी टाइप से निकल के आया है ये। और बायोलॉजी आपको बताइए जीव विज्ञान। वहीं एथनोलॉजी होता है जिसमें एथनिसिटी एक वर्ड है, उसका मतलब होता है जातीय। तो जातीयता के बारे में जिसमें पढ़ा जाता है वो होती है एथनोलॉजी। आइए डेफिनेशन से समझते हैं तब क्लियर ज़्यादा हो पाएगा आपको। एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स। मानव समाज और मानव संस्कृति के डेवलपमेंट और ओरिजिन के बारे में स्टडी करना एंथ्रोपोलॉजी। मानव शास्त्र मैंने बताया आपको। फिजियोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड मैकेनिज्म इन अ लिविंग सिस्टम। शरीर क्रिया विज्ञान, जो हमारे शरीर में मैकेनिज्म है और फंक्शन है उनका साइंटिफिक स्टडी, उसको क्या बोलते हैं फिजियोलॉजी। बायोलॉजी आपको पता ही है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव विज्ञान। एथनोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेस, जो मानव जातियां हैं उनका साइंटिफिक स्टडी मतलब वैज्ञानिक अध्ययन और कंपैरिजन, वो होता है एथनोलॉजी। जातीय चीज़ों से संबंधित है तो एंथ्रोपोलॉजी और एथनोलॉजी है, तो दोनों मानव से रिलेटेड, लेकिन ये है कि मानव का उद्गम कैसे हुआ, किस प्रकार से, उसका पूरा इतिहास, और ये मानव जातियों का है। तो दोनों में कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट अपना सही आंसर है। नेक्स्ट, गिव ऑफ गैस बबल्स, मतलब गैस के बुलबुले छोड़ना। तो ये ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, बॉयंट, एफर्वेसेंट, तीसरा है फ्लैट और चौथा है इफ्यूज। बॉयंट होता है जो कि पानी में उतरा सकता हो, तैर सकता हो ना, बगैर डूबे या फिर थोड़ा बहुत सबमर्ज होकर के जो तैर सकता हो। एफर्वेसेंट होता है कि गैस के बुलबुले छोड़ना। फ्लैट होता है स्मूथ, बिल्कुल एकदम सपाट समतल। वहीं इफ्यूज होता है उड़ेल देना, पलट देना। तो आइए डेफिनेशन समझते हैं अब। बॉयंट होता है फ्लोटिंग और एबल टू फ्लोट और एबल टू कीप थिंग्स फ्लोटिंग, तैरता हुआ या फिर जो तैरने में सक्षम हो या फिर जो दूसरों को तैराने में सक्षम हो। एफर्वेसेंट होता है हैविंग और प्रोड्यूसिंग स्मॉल बबल्स ऑफ गैस, जो कि छोटे छोटे बुलबुले गैस के उत्पन्न कर सके, उसको बोलते हैं एफर्वेसेंट। फ्लैट होता है स्मूथ एंड लेवल, चिकना और समतल। इफ्यूज पोर आउट, स्पेशली या लिक्विड, कोई द्रव को पलट देना। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, एफर्वेसेंट। नेक्स्ट है
वन हु फीड्स ऑन प्लांट्स ओनली, जो कि केवल फूल पत्तियां खाकर वनस्पतियों पर ही जीवित रहे, उसको क्या बोलते हैं? वर्मीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, हर्बीवोरस। देखिए इन तीनों का तो मतलब आपको पता ही होगा, बहुत सामान्य से वर्ड हैं, बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। वर्मीवोरस होता है वन हु फीड्स ऑन वॉर्म्स, जो कि कीड़े मकोड़ों पे या फिर खास तौर से जो कीड़े हैं उनके ऊपर खा खा कर जिंदा रहे, वो होता है वर्मीवोरस। कार्निवोरस है जो कि केवल मांस पर, फ्लैश पर जिंदा रहे। ओमनीवोरस जो सब कुछ खा ले, और वहीं हर्बीवोरस होता है जो केवल वनस्पति खा करके, प्लांट्स खा करके जीवित रहे। तो अपना आंसर भी ऑप्शन 4 है। डेफिनेशन दी है ये, जो कि मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला। वन हु इज अगेंस्ट रिलीजन, जो कि संप्रदाय के विरुद्ध हो, उसको क्या बोलते हैं? पोचर, लुनेटिक, बैंडिट या फिर हेरेटिक। पोचर होता है शिकारी जो कि इलीगल जानवरों की हत्या करता है, और लुनेटिक होता है पागल। वहीं बैंडिट होता है डकैत, और हेरेटिक होता है विधर्मी या फिर अधर्मी। आइए डेफिनेशन से समझते हैं। ए पर्सन हु हंट्स एनिमल्स इलीगली, गैरकानूनी तौर पे जो जानवरों की हत्या करता है। लुनेटिक, स्टूपिड या फिर क्रेजी। बैंडिट होता है ए मेंबर ऑफ एन आर्म्ड ग्रुप ऑफ थीव्स हु अटैक ट्रैवलर्स, डकैत बोला जाता है इसको। हेरेटिक ए पर्सन हु इज अगेंस्ट रिलीजियन। तो जो सही आंसर है अपना वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव कमांड और पोजेशन। इसको आप समझ लीजिए विशेषाधिकार की, बस किसी एक ग्रुप के पास ही या किसी एक ही आदमी के पास कोई किसी चीज को कमांड करने की या अधिकार है, वो केवल एक ही व्यक्ति के पास है, तो इसको बोला जाएगा विशेषाधिकार। ऑप्शन है फर्स्ट सैंक्टम, दूसरा है मोनोपोली, तीसरा है हाइपरगैमी और चौथा है परवेन्यू। सभी की डेफिनेशन इधर दी हुई है, मैं हिंदी मतलब पहले बताता हूँ आपको। सैंक्टम होता है पवित्र स्थान, वहीं मोनोपोली होता है एकाधिकार, और हाइपरगैमी होता है अपने से ज़्यादा बड़े समाज में या फिर अपने से ज़्यादा बड़े लोगों में शादी करना। परवेन्यू होता है एक नया नया जो अमीर बना है। आइए डेफिनेशन से समझते हैं। सैंक्टम ए होली प्लेस, पवित्र स्थान। मोनोपोली द कंप्लीट कंट्रोल, पोजेशन और यूज ऑफ समथिंग, जिसके किसी के पास, एक ही व्यक्ति के पास या एक ही समूह के पास जो कि पूरा का पूरा कंप्लीट कंट्रोल हो, पोजेशन हो या फिर यूज केवल वो ही कर पाए। हाइपरगैमी होता है द एक्शन ऑफ मैरिंग विद अ पर्सन ऑफ अ सुपीरियर सोशियोलॉजिकल और एजुकेशनल बैकग्राउंड, किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि सुपीरियर मतलब बड़े सोशियोलॉजिकल, सामाजिक उसका बड़ा बैकग्राउंड हो या फिर उसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बड़ा हो हमसे, उससे शादी करना। परवेन्यू होता है ए पर्सन ऑफ हम्बल ओरिजिन हु हैज़ गेन्ड वेल्थ, इन्फ्लुएंस और सेलिब्रिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि पहले गरीब था या उतना अमीर नहीं था और उसने अब जो है वेल्थ, इन्फ्लुएंस या फिर सेलिब्रिटी अटेंड कर ली है। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए, आप खुद सोच के बताइए, सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं। ऑप्शन होगा सही, वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है वन हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मदद करता है। नीडी होता है जिनको जरूरतमंदों की जो मदद करता है। हेल्पलेस होता है मजबूर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि जरूरतमंदों और मजबूरों की मदद करता है, उसको क्या बोलते हैं? पहला है नोविस, दूसरा है ईगोटिस्ट, तीसरा है समैरिटन और चौथा है हाइब्रो। नोविस होता है नौसिखिया या फिर किसी क्षेत्र में जो नया नया आता है। ईगोटिस्ट होता है जो कि अपने ही एडवांसमेंट और अपने ही अचीवमेंट के बारे में बात करता रहता है या फिर सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। समैरिटन होता है परोपकारी या फिर जो कि दूसरे लोगों की मदद करे। और हाइब्रो होता है अभिजात वर्गीय, यानी कि वो व्यक्ति जो जिसका कि टेस्ट उस तरह का होता है जिसको कि आम लोग बिल्कुल मतलब बहुत सीरियस समझते हों। आइए डेफिनेशन से समझ जाएंगे क्या मतलब होता है। नोविस ए पर्सन हु इज़ न्यू, एक ऐसा व्यक्ति जो कि नया है, एंड विदाउट एक्सपीरियंस इन अ सर्टेन जॉब सिचुएशन एटसेट्रा, एक ऐसा व्यक्ति जो कि नया है और बिना किसी अनुभव के है किसी क्षेत्र विशेष में, परिस्थिति विशेष में या फिर जॉब विशेष में। ईगोटिस्ट ए ब्रैगिंग पर्सन, एक बहुत ज़्यादा अपनी बड़ाई या डींगे हाँकने वाला व्यक्ति। समैरिटन ए चैरिटेबल और हेल्पफुल पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि दान दक्षिणा देता हो या फिर दूसरों की मदद करता हो। हाइब्रो ए पर्सन ऑफ सुपीरियर इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट एंड टेस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसके जो इंटरेस्ट हैं या फिर जिसके जो टेस्ट हैं, जो चीज़ें वो पसंद करता है वो हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल से ऊपर के हैं, उसको बोला जाता है हाइब्रो। हिंदी में इसको घमंडी भी कहा है लोगों ने, अभिजात वर्गीय भी कहा है, तो हम उस गहराई में नहीं जाएंगे। आप
इसको इंग्लिश से ही समझिए कि ऐसा व्यक्ति जिसके के इंटेलेक्चुअल टेस्ट और इंटरेस्ट जो हैं वो सुपीरियर क्वालिटी के हैं। तो अपना जो आंसर है वो होगा समैरिटन। नेक्स्ट है रिदमिक फ्लो ऑफ साउंड्स और वर्ड्स, ध्वनि या फिर शब्दों का रिदमिक फ्लो, रिदम में फ्लो होना, उसको क्या बोलेंगे? क्रीडेंस, क्रिसेंट्स, कैडेंस या फिर कॉपियस। देखिए क्रीडेंस होता है क्रेडिबल से निकल के, आपने क्रेडिबल सुना होगा ना, विश्वसनीय, तो क्रीडेंस वही है और इसका सिनोनिम होता है बिलीफ, तो किसी प्रकार की अवधारणा या फिर विश्वास। क्रिसेंट्स होता है आधे चांद जैसी आकृति या फिर चाप जैसी आकृति, और कैडेंस होता है ताल, ताल से ताल मिला वाला जो ताल होता है। कॉपियस होता है प्रचुर, मोर देन इनफ। आइए डेफिनेशन से समझते हैं। क्रीडेंस बिलीफ इन और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज ट्रू, किसी चीज में विश्वास करना या फिर किसी चीज को सच मानकर स्वीकार कर लेना। क्रिसेंट्स अ कर्व शेप्ड दैट इज पॉइंटेड ऑन बोथ हैंड्स, इस प्रकार से पॉइंटेड है बोथ हैंड्स पर, और लाइक द मून इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट स्टेज, मून भी तो फर्स्ट और लास्ट स्टेज में इसी प्रकार का होता है। क्रिसेंट्स होता है चाप जैसी आकृति या फिर अर्धचंद्र। कैडेंस अ रिदम और अ फ्लो ऑफ वर्ड्स और म्यूजिक इन अ सीक्वेंस दैट इज रेगुलर, नियमित फ्लो में या नियमित सीक्वेंस में जो वर्ड्स हैं या म्यूजिक हैं उनका फ्लो, रिदमिक फ्लो, ताल जिसको मैंने अभी बताया हिंदी में। कॉपियस होता है इन लार्ज अमाउंट्स, प्रचुर मात्रा में, तो अपना जो आंसर है वो है कैडेंस। नेक्स्ट है ए पर्सन हु रिनाउंसेस आ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल, एक ऐसा व्यक्ति जो कि त्याग देता है कोई सांप्रदायिक या फिर राजनीतिक विश्वास या फिर सिद्धांत को, उसको क्या बोलते हैं? आर्सनिस्ट, एपोस्टेट, एनार्किस्ट या फिर एग्नोस्टिक। आर्सन आपने सुना होगा, ये होता है आग से संबंधित, तो आर्सनिस्ट होता है आग लगाने वाला, जो कि किसी चीज में आग लगा दे। अगला है एपोस्टेट, ये वो लोग होते हैं जो कि अपना सिद्धांत या फिर अपना जो भी इनकी मान्यता है उसको बदल देते हैं या फिर जो पुरानी मान्यता है उसको छोड़ देते हैं। एनार्किस्ट होता है अराजकतावादी, और एग्नोस्टिक होता है वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, कि जो ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के जिसको निश्चित नहीं है कि ये है भी या नहीं भी है, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। आइए डेफिनेशंस देखते हैं। आर्सनिस्ट ए पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग, जो कि जानबूझकर किसी बिल्डिंग में आग लगा दे, एक ऐसा व्यक्ति आर्सनिस्ट होता है। एपोस्टेट अ पर्सन हु रिनाउंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल, एक ऐसा व्यक्ति जो कि राजनीतिक या फिर सांप्रदायिक विश्वास या फिर अवधारणा को, सिद्धांतों को त्याग दे। एनार्किस्ट ए पर्सन हु रेबल्स अगेंस्ट एनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर और रूलिंग पावर, एक ऐसा व्यक्ति जो रूलिंग पावर है, अराजकतावादी, जो कि राज कर रही है शक्ति, उसके विरुद्ध विद्रोह करे। एग्नोस्टिक अ पर्सन हु इज नॉट श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट, तो अपना आंसर होगा एपोस्टेट। नेक्स्ट है फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से लगने वाला डर, वो क्या होता है? एगोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया या फिर होमोफोबिया। देखिए फोबिया तो डर ही होता है, अब आपको देखना है कि जो शुरू के चारों शब्द हैं ये क्या एक्चुअल में मतलब निकालते हैं, वो समझते हैं। ये एगोरफोबिया होता है फियर ऑफ बीइंग इन पब्लिक प्लेसेस वेयर देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, भीड़ वगैरह से और पब्लिक प्लेसेस पे जो भीड़ होती है उससे लगने वाला डर। क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल और इनक्लोज्ड स्पेस, मतलब ऐसा कि बहुत ज़्यादा जो कम या फिर भिचा हुआ जगह है उसमें फंस जाने की या फिर उसमें रह जाने का जो डर रहता है। जैसे कि आपने कोई वीडियो अगर देखी है जिसमें कि लोग केव में, गुफाएं हैं या फिर बड़े बड़े पहाड़ों की दरारों से होकर के निकलते हैं, अगर वो देख करके आपको भी अजीब सा फील होता है, डर लगता है, तो आप भी क्लोस्ट्रोफोबिया से ग्रसित हैं। वहीं एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से डर अगर आपको लगता है तो आप हैं एक्रोफोबिया से ग्रसित। मोस्टली लोग होते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा कोई अनकॉमन नहीं है। होमोफोबिया होता है जो कि गे लोगों से नफरत करते हैं या उनके प्रति प्रिजुडाइज्ड होते हैं, पक्षपाती होते हैं। तो अपना जो आंसर होगा वो होगा एक्रोफोबिया। नेक्स्ट है वन हु लव्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मानव जाति से प्रेम करता हो। फिलिस्टाइन हम पढ़ ही चुके हैं, क्या मतलब होता है इसका? फिलोलॉजिस्ट, फ्लैंडरर और फिलंथ्रोपिस्ट। आइए सभी के मतलब समझते हैं। फिलिस्टीन आपने पढ़ाई है, जिसका के साहित्य, कला, संगीत आदि में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, वो होगा फिलिस्टीन।
और फिलोलॉजिस्ट होता है भाषा शास्त्री, विभिन्न भाषाओं का जो अध्ययन टाइप करें वो होंगे फिलोलॉजिस्ट। फ्लैंडरर होते हैं कोई व्याभिचारी या फिर इश्कबाज व्यक्ति। वहीं फिलंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी व्यक्ति। तो जो मानवता से प्रेम करेगा, जैसा कि हमसे पूछा गया है, तो क्या वो फिलिस्टाइन हो सकता है? फिलोलॉजिस्ट भाषा शास्त्री, फ्लैंडरर इश्कबाज और फिलंथ्रोपिस्ट परोपकारी व्यक्ति। तो आप खुद सोच के बताइए इन चारों में से क्या आंसर होना चाहिए। तब तक हम इनकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। फिलिस्टाइन होता है ए पर्सन हु डज नॉट लाइक, अंडरस्टैंड और एंजॉय द ब्यूटी ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक एट्सेट्रा। एक ऐसा व्यक्ति जिसको के म्यूजिक, आर्ट और लिटरेचर जैसी चीज़ों में कोई रुचि ना हो। फिलोलॉजिस्ट इज समवन हु स्टडीज द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस स्पेशली बाय क्लोजली लुकिंग एट लिटरेचर। जो उनका साहित्य है भाषाओं का, उन पे अध्ययन करके, उनका क्लोजली पढ़ करके उसकी भाषा की हिस्ट्री को स्टडी करता है, उसको फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं। वहीं फ्लैंडरर ए वुमेन हु हैज़ मैनी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विदाउट इंटेंडिंग टू बी इमोशनली इन्वॉल्व। बिना भावात्मक रूप से जुड़े हुए बहुत सारे सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने वाला आदमी एक फ्लैंडरर कहलाता है, इश्कबाज जिसको बोलते हैं। फिलंथ्रोपिस्ट अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड स्पेशली बाय गिविंग मनी। एक अमीर आदमी जो कि गरीबों को और ज़रूरतमंदों की मदद करता है, खास तौर से उनको पैसे दे करके। तो मैनकाइंड मानव जाति और सिमिलर इसका मतलब निकलता है फिलंथ्रोपिस्ट से। अगला है ए रिलीजियस वॉर। ये फिर इस तरीके से दिया हुआ है ए रिलीजियंस वॉर। ये रिलीजियस कर लीजिएगा, इसको रिलीजियंस गलत हो गया है, ये हो जाएगा RELI रिलीजियस। तो एक धार्मिक युद्ध को क्या बोला जाएगा? इंस्क्रिप्शन, जिसका मतलब होता है किसी वस्तु पर अंकित शब्द, जैसे कि किसी पत्थर पर या फिर किसी पत्र पर, है ना, या फिर किसी पत्ते वगैरह पे कोई भी अगर शब्द उकेरे गए हैं तो उनको इंस्क्रिप्शन बोला जाएगा। कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या होता है? जैसे कि किसी जो ताकतवर देश हैं वो कमज़ोर देशों पर जो अपना कंट्रोल स्थापित करते थे उसको उपनिवेशवाद बोलते थे। वहीं कलोक्वियल होता है बोलचाल से संबंधित, जो कि हम अपनी भाषा में यूज़ करते हैं, वो होते हैं कलोक्वियल। वहीं क्रूसेड होता है ए रिलीजियस वॉर या फिर धर्म युद्ध। आइए डेफिनेशन समझते हैं। इंस्क्रिप्शन, वर्ड्स दैट आर रिटन और कट ऑन समथिंग। शब्द जो कि लिखे गए हैं या फिर उकेरे गए हैं किसी चीज़ पर। कॉलोनियलिज्म होता है द प्रैक्टिस बाय विच, एक ऐसी प्रथा जिसके माध्यम से ए पावरफुल कंट्री, एक ताकतवर देश, कंट्रोल्स अनदर कंट्री और कंट्रीज, दूसरे देश या फिर देशों को कंट्रोल करता है इन ऑर्डर टू बिकम रिचर, ताकि वो अमीर हो सके। जैसे इंग्लैंड हम लोगों को उस समय कमज़ोर थे तो हमको कंट्रोल करता था और हमारा जितना भी सब यहाँ से धन दौलत थी वो लूट करके ले गए वो, इन ऑर्डर टू बिकम रिच। कोलोक्वल होता है यूज्ड अबाउट वर्ड्स, शब्दों या फिर फ्रेजेस के बारे में यूज़ किया जाता है, और वो जो कि यूज्ड इन स्पोकन कन्वर्सेशन नॉट इन फॉर्मल सिचुएशन, जो कि बोलचाल वाली भाषा में, जैसे कि आप किसी अपने मित्र से, माता पिता से बात कर रहे हैं, उसमें जो शब्द का यूज़ किया जाएगा, ना कि किसी फॉर्मल सिचुएशन पे, औपचारिक जो परिस्थितियां हैं उनमें, ना कि उनमें जो यूज़ करे जाएंगे। क्रूसेड होता है ए फाइट फॉर समथिंग दैट यू बिलीव टू बी गुड और अगेंस्ट समथिंग दैट यू बिलीव टू बी बैड, एक ऐसा युद्ध उस चीज़ के लिए जिसको कि आप सही मानते हैं या फिर उस चीज़ के विरुद्ध जिसको कि आप गलत मानते हैं। तो अपना जो सही आंसर है वो है क्रूसेड। नेक्स्ट है ए स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन। स्लाइट होता है हल्का सा, फॉल्ट होता है दोष, और फॉरगिवन माफ़ करना, यानी कि एक ऐसा हल्का सा अपराध जिसको कि माफ़ किया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे? रेफरल, लिबर्टीन, वीनियल या फिर लाइबल। देखिए रेफरल होता है, रेफर से निकल के आया है, ये एक प्रकार की सूचना या फिर किसी प्रकार की कोई व्यावसायिक सहायता के लिए किसी को कहीं जो भेजा गया है, रेफर किया गया है, वो रेफरल होता है। और लिबर्टाइन होता है हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, अनैतिक जीवन जीने वाला व्यक्ति। वीनियल होता है स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, जो हमसे पूछा गया है, अगर हिंदी में बात करें तो होता है मामूली। और लाइबल होता है अपमान लेख, किसी न्यूज़पेपर वगैरह में, मैगजीन में किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध लिखा हुआ कोई लेख जिससे वो लोगों की नज़रों में उसका अपमान हो। आइए डेफिनेशन समझते हैं। रेफरल, द एक्ट ऑफ डायरेक्टिंग और सेंडिंग समबडी टू अनदर प्लेस और पर्सन, जो निर्देशित करना या भेजने की किसी व्यक्ति या वस्तु को, ऐसा काम, ऐसी क्रिया,
और किसी व्यक्ति वस्तु को दूसरे प्लेस या दूसरे व्यक्ति की तरफ भेजना, किस लिए, व्यवसायिक सहायता के लिए या फिर किसी सूचना के लिए, रेफरल हो जाएगा वो। लिबर्टीन, अ फ्री थिंकर इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि संप्रदाय के मामलों में बहुत फ्री थिंकर हो, जिसकी सोच बहुत अलग हो। अब मैंने आपको क्या बताया था, वन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, तो दोनों मतलब हैं इसके। देखिए रिलीजन बेसिकली क्या कहता है कि हम पे सर्टेन, हमें एक प्रकार से लिमिट करता है कि भाई ये चीज़ें गलत हैं, और हम उन्हीं चीज़ों को जो वो गलत मानते हैं, जो जिन बातों को रिलीजन गलत कहता है उनको हम अनैतिक भी तो मानते हैं। और यहाँ ये कह रहे हैं कि वो फ्री थिंकर है, तो फ्री थिंकर अनैतिक को सही मानेगा, तो दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। और ये भी मिल सकता है आपको एग्जाम में, और वो भी मिल सकता है, समवन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, अनैतिक जीवन जीने वाला। वीनियल, नॉट वेरी सीरियस, बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं, एंड एबल टू बी फॉरगिवन, और जिसको क्षमा किया जा सके या क्षमा करने योग्य है। लाइबल होता है द एक्ट ऑफ प्रिंटिंग अ स्टेटमेंट अबाउट समबडी दैट इज नॉट ट्रू, भाई किसी के विरुद्ध कुछ छापने की क्रिया जो कि सच ना हो, एंड वुड गिव पीपल अ बैड ओपिनियन ऑफ हिम और हर, और उसके बारे में लोगों को गलत जो है अवधारणा देगा। सो अभी जो अपना आंसर रहने वाला है वो है वीनियल, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है प्लेसेस वेयर बीज आर केप्ट, वो जगह जहाँ पे मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं या उनका पालन पोषण किया जाता है। हाइव, एपियरी, नेट और एवियरी। देखिए हाइव होता है वो बॉक्स जिसमें के मधुमक्खियों को रखा जाता है, उनका घर, और एपियरी होता है जहाँ पे वो बॉक्सेस रखे जाते हैं जहाँ पे मधुमक्खी पालन किया जाता है। दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये तो है वो बॉक्स जहाँ पे उनको आप रखेंगे, और जो बॉक्सेस हैं उनको जहाँ रखा जाएगा एक्चुअल में जहाँ मधुमक्खी पालन होगा वो होगा एपियरी। तो अपना आंसर भी यही है। नेट होता है जाल, और एवियरी होता है जहाँ पे एक बड़ा दड़बा जिसको जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। आइए डेफिनेशन देखते हैं। हाइव, अ स्ट्रक्चर वेयर बीज लिव आइदर बिल्ट बाय पीपल और मेड बाय बीज देमसेल्फ। उसको अब लोग अगर बनाएंगे तो वो बॉक्स जैसा रहेगा, और अगर बीज अपने आप बनाएंगी तो भी उसको हाइव बोला जाएगा। एपियरी, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, आंसर भी यही है। नेट हमने पढ़ लिया। एवियरी, अ लार्ज केज और एरिया इन विच बर्ड्स आर केप्ट। एवियरी बर्ड्स, एपियरी बीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन हु गोज ऑन फूट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि पैदल चलता हो। हाइपोकॉन्ड्रियक, विजिलेंट, पेडेस्ट्रियन या फिर सिनिक। हाइपोकॉन्ड्रियक वो व्यक्ति होता है जो कि हर समय ये सोचता रहता है कि यार कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ, और असल में ऐसा कुछ नहीं होता, उसके बावजूद भी उसको यही लगा रहता है कि कहीं मुझको कोई बीमारी तो नहीं है। विजिलेंट होता है सतर्क। वहीं पेडेस्ट्रियन होता है पैदल चलने वाला व्यक्ति, यही अपना आंसर है। और सिनिक होता है जो ये सोचे कि भाई जो दूसरे लोग हैं वो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, या फिर जो दोषदर्शी हो। आइए डेफिनेशन देखते हैं। Hypochondriac, a person who is always worried about his or her health and believes he or she is ill even when there is nothing wrong। एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहता है और ये विश्वास करता है कि वो बीमार है, जबकि कि ऐसा कुछ ना हो। विजिलेंट होता है केयरफुल एंड लुकिंग आउट फॉर डेंजर, सतर्क बता दिया है मैंने आपको। पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाला व्यक्ति। सिनिक, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल ओनली डू थिंग्स फॉर देमसेल्फ रेदर देन टू हेल्प अदर। एक ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि जो लोग हैं वो केवल अपने स्वार्थ के लिए चीज़ें करते हैं, ना कि दूसरों को हेल्प करने के लिए। तो अपना आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, पेडेस्ट्रियन। नेक्स्ट है एन आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट सीमिंग रीजनेबल और प्रोबेबल। प्रोबेबल होता है संभावित, प्रोबेबली से निकल के आया है ये, और रीजनेबल होता है तर्कसंगत। एक ऐसा आर्ग्यूमेंट, एक ऐसा विवाद या फिर एक ऐसा तर्क या कथन जो कि तार्किक या फिर संभावित लगे, उसको क्या बोलेंगे? इनकरेजिबल, करेजिबल, कॉन्ग्रुएंट या फिर प्लॉजिबल। चारों के मतलब समझिए। इनकरेजिबल होता है जिसको के ठीक ना करा जा सके, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, और जिसको ठीक किया जा सके वो करेजिबल हो जाएगा। वहीं कॉन्ग्रुएंट हो जाता है सुटेबल, जो कि उपयुक्त हो। प्लॉजिबल होता है जो अपना पूछा गया है जो कि रीजनेबल लगे, तर्कसंगत लगे। तो आंसर है प्लॉजिबल। आइए अब डेफिनेशन देखते हैं। इनकरेजिबल, विच कैन नॉट बी करेक्टेड और इम्प्रूव्ड। करेजिबल, कैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। कॉन्ग्रुएंट, सुटेबल होता है। और प्लॉजिबल होता है दैट यू कैन बिलीव और विच इज़ रीजनेबल, जिस पे आप विश्वास कर सकें या फिर जो तर्कसंगत हो। तो आंसर 4 बिल्कुल सही आंसर है। लायन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स
यानी कि जिसमें शेर जैसी विशेषताएं हों, लियोनाइन, फेलाइन, पोर्साइन या फिर लायनाइज। देखिए लियोनाइन होता है जिसमें शेर के जैसी क्वालिटीज़ हों, गुण हों, तो अपना आंसर भी यही होगा। फेलाइन होता है जिसमें बिल्ली जैसा हो जो, और पोर्साइन होता है जो कि सुअर के जैसा हो, पिग के जैसा, और लायनाइज होता है ग्लोरीफाई। तो ये तो बिल्कुल ही इररिलेवेंट है। इन तीनों में भी मैंने आपको मतलब बता दिया, शेर के जैसा, बिल्ली के जैसा, सुअर के जैसा। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है। सो अभी हम लोगों ने अपने 22 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो फ्रेजेस हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर लिया है। साथ ही आपने देखा कि हमने जो उनसे रिलेटेड वर्ड्स थे ऑप्शंस में, उनको भी डिस्कस किया है। आई होप कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा हो। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।